डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बरेली कॉलेज बरेली। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर आर.के. सिंह, एजुकेशन डिपार्टमेंट बरेली कॉलेज बरेली। हमारे आज के प्रेसिडेंट मिसेस दीप्ति वाशने, प्रिंसिपल डाइट बरेली। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर योगेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बरेली कॉलेज बरेली। कन्वीनर मिस्टर मनोज कुमार, सीनियर लेक्चरर डाइट बरेली। मिस्टर दिनेश कुमार सिंह, लेक्चरर डाइट। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं मिसेस आकांक्षा मैम से अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर सुषमा गौंडियाल जी को बैच लगाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। इसके पास है दीप रजत का तुमको दीप ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है। यह दीप प्रज्वलन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि इस सम्मेलन के उद्देश्य का प्रतीक है। आइए विचारों और शोध के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र को अवलोकित करें। मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे माँ सरस्वती ज्ञान की देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस वैचारिक महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ करें। आइए इस पवित्र क्षण में हम सब प्रार्थना करें। अस्तो माँ सदयम तमसो माँ ज्योतिर्मयम मृत्यो माँ अमृत गयम। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को दूर कर देता है।
और विनोद सर, क्योंकि है नहीं अब कोई और लेक्चरर। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री विनोद कुमार जी से कि वो मंच पर आए और डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट बरेली कॉलेज बरेली जी को पुष्पगुच्छ एवं बैच लगाकर स्वागत करें। दिनेश सर से कहना योगेश सर को भी दिनेश सर से और इनको भी दिनेश सर से। कौन सा बैठे नहीं बैठा कौन बचा? बस वही तो बचे और आके तो बचे और सबको हो गया। हाँ आके से ही बचे ना, योगेश सर बचे हैं और आर के सिंह सर बचे हैं। तो फिर से श्रीकांत सर का नाम है, योगेश सर को भी श्रीकांत सर का नाम है। अब मैं मिस्टर श्रीकांत मिश्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और डॉक्टर योगेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज बरेली कॉलेज बरेली को पुष्पगुच्छ देकर एवं बैच लगाकर उनका स्वागत करें। अब सारा सर को उठाएगा। अब एक सर आपके सर बच्चे लगा अब मैं अनुरोध करती हूँ मिस्टर सौरभ मिश्रा जी से कि वो मंच पर आएं और डॉक्टर आर के सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन KCMT कॉलेज बरेली को पुष्पगुच्छ देकर एवं बैच लगाकर उनका सम्मान करें। दिनेश सर को और पति देव नहीं विनोद कुमार से करवाएं। अब मैं श्री विनोद कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएं और मिस्टर दिनेश कुमार जी को बैच लगाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। नहीं देना है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और उन्हीं के द्वारा ये सब ऑर्गेनाइज करा गया है कि हम लोग आज एक मंच पर उपस्थित हैं यहाँ पर। सर का बहुत बहुत स्वागत है। उनको नहीं लगवाएंगी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर जसपाल सिंह, जो कि हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस बरेली कॉलेज बरेली के, तथा हमारे जो EAS सोसाइटी है उसके पैट्रॉन भी हैं। मैं डॉक्टर दिनेश सर से अनुरोध करती हूँ कि वो उनको पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें, तथा मिस्टर श्रीकांत जी से अनुरोध करूंगी कि वो उनको बैच लगाकर उनका स्वागत करें। सर की बहुत ही मेहनत और अथक प्रयासों से ही आज का ये सम्मेलन आयोजित हो पा रहा है और हम लोगों को दिशा दिखाने में सर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सर हमेशा नए नए विचारों के साथ हम सबको अभिभूत करते हैं और उस विचारों पर हम लोग अमल करते हैं। अब मैं फरीदपुर डाइट के कुछ स्टूडेंट्स को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना एक स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
करते हैं हम आपको बारंबार। गड़गड़े बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, said by Nelson Mandela. Now I request you, Dr. Dinesh Kumar Singh, lecturer of Social Science, DIET Bareilly, to deliver a welcome address and kindly introduce the esteem of Chief Guest. थैंक यू। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ। जैसा कि हम सब अवगत हैं, आज एक विशेष कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शिक्षा का यह संस्थान है, शिक्षा में प्रशिक्षण का यह संस्थान है, और आज इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे जनपद बरेली के बहुत सारे शिक्षाविद हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, जिसमें शिक्षा में समय समय पे जो नए नए नवाचार होते रहते हैं उसके संदर्भ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच जनपद बरेली से ही नहीं, अपितु प्रदेश से भी कई लोग जुड़ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन भी जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमें आज यहाँ पर कुछ बेहतर सुनने को मिलेगा। तो इस कड़ी में हम अपने मंच पर जो आज उपस्थित हुए हैं जो लोग, उनका हम परिचय प्राप्त करेंगे और उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस कड़ी में हम आभारी हैं, हमारे बीच में प्रोफेसर सुषमा गौडियाल मैम हैं। आप जो है कमिश्नर जो सफाई कर्मचारी है उसकी सदस्य हैं, और आज हमारे कार्यक्रम में आप गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हैं। मैम के बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, मैम के बारे में क्या ही कहा जाए कि बहुत सारी किताबें और रिसर्च पेपर छप चुके हैं, और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि मैम हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस किया गया, बहुत शॉर्ट अनुनय पर हम लोग मैम से टाइम मांगा, और मैम ने सहज यहाँ आने का जो अपनी सहमति दी, वो यह दर्शाता है कि शिक्षा और नवाचार या शिक्षा से संबंधित किसी भी कार्यक्रम के लिए आदरणीय मैम की सोच कितनी अच्छी है। हमारे बीच में दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी। आप जो है बरेली कॉलेज बरेली शिक्षा विभाग से हैं। आपके भी बहुत सारे पेपर हम लोगों के बीच में देखने को मिले हैं, और आपकी अधिकांश किताबें भी छप चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। लगभग 20 रिसर्च पेपर सर के अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। तो जो दर्शाता है कि आदरणीय सर के द्वारा भी आज इस कार्यक्रम में हम लोगों को जो उनके द्वारा सुनने को मिलेगा, जो उनका उद्बोधन होगा, वो एक अच्छा उद्बोधन देखने को मिलेगा। और हमारे जितने साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे प्रशिक्षु हैं, या अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं, आज उन्हें बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त जो है हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर विमल कुमार जी हैं, जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे कीनोट स्पीकर हैं, और आप जो है MJP RU यूनिवर्सिटी के शिक्षा शास्त्र विभाग से हैं। सर के भी लगभग 30 के ऊपर रिसर्च पेपर और 15 से 20 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो दिखाती है कि शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सर के द्वारा कितने नए नए कार्य किए गए हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है। उनकी किताबें न केवल शिक्षा शास्त्र के लिए बल्कि जो है DLED और BEd के प्रशिक्षुओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो है बरेली कॉलेज बरेली से जो है लाइब्रेरी साइंस से डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा सर उपस्थित हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में आने को उपस्थित हैं। सर का मृदुल स्वभाव, सर से पहले बाद में हमारा और सारी चीज़ों में परिचय हुआ। सर डेली जब हम सर से पहले मिले थे लाइब्रेरी में, तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन बावजूद उसके मुझे कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ी थी, और मतलब बिना परिचय के भी सर के द्वारा इस तरह का जो सहयोग किया गया, बाद में परिचय तो बाद में हुआ, तो वो चीज़ें दिखाती है कि सर कितना जो है दूसरों के सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वो चीज़ें सर आपकी बहुत ही हम लोगों को अच्छी लगती हैं, और हम लोगों को भी कुछ सीखने का अवसर देती हैं।
हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जनपद के बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज के SMT कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर RK सर उपस्थित हैं, जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। सर हमारे बड़े भाई की तरह हैं, हमको हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन और निर्देशन देते रहते हैं, जिसके लिए हम सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के साथ का काम देख रहे हैं डॉक्टर जसपाल सर, जो बरेली कॉलेज बरेली के एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट से हैं। सर के ही सहयोग से इस कार्यक्रम का लगभग 75% काम, या यूँ कहिए 89% काम सर के सहयोग से ही हुआ है। हम सर का जितना भी आभार व्यक्त करें और कम होगा। हम लोग जो हमारे संस्थान के बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम लोग विगत 2-3 वर्ष में यहाँ पे नवाचार संबंधी कार्यों में व्यस्त रहे। हमारा जो नवाचार महोत्सव का कार्यक्रम था, उस बीच बैठ के हमारे सर ही खड़े थे और सर के द्वारा इस कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा तैयार किया गया और इस कार्यक्रम में अधिकांश लोगों को जोड़ने का सर को ही श्रेय जाता है। तो उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में हम बेहतर काम करेंगे। साथियों, आज के कार्यक्रम में शुरू थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि प्राचार्य हमारे संस्थान की जो मुखिया हैं उनको एक आवश्यक कार्य के कारण जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाना पड़ा था और मैम आ ही रही हैं, हो सकता है आ ही नहीं हूँ, तो मैम के आने के बाद हम उनका स्वागत और अन्य औपचारिकताएँ करेंगे। लेकिन इस बीच हम चाहेंगे कि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े। अगर चर्चा करें आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो साथियों आप सब अवगत हैं, जो हमारे आज का सेमिनार है वो शिक्षा में शोध एवं नवाचार की उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी नवाचार के बारे में बहुत सारी अनुशंसाएं करती हैं। अगर हमारे साथियों ने NEP 2020 को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें नवाचार के लिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र पर उसको अपनाए जाने की बात कही गई है। चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे शिक्षकों के द्वारा नवाचार करने की बात हुई हो, TLM हो, इस तरह हर क्षेत्र में नवाचार की बात कही गई है। इसके साथ ही शोध को शिक्षा में पढ़ाए जाने पर अत्यधिक फोकस किया गया है। क्योंकि हमारा संस्थान जो है एक प्रशिक्षण संस्थान है। हमारे संस्थान में भी अब हम लोग देखते हैं पिछले 2 सालों से हर डाइट प्रवक्ता को नामित किया गया है कि आप निश्चित तौर पर कुछ न कुछ शोध कार्य अवश्य करेंगे, क्योंकि NEP 2020 में यह दर्शाया गया है या क्लियर किया गया है कि शिक्षा में निरंतर जो है शोध एवं नवाचार का कार्य होना चाहिए। शोध एवं नवाचार का कार्य जो हमारे शिक्षा में कुछ कमियां हैं उसको तो उजागर ही करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं आई होती हैं उसको भी सम्मिलित करने का एक माध्यम होता है। तो नवाचार के माध्यम से पठन पाठन सही होता ही है, जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है उसको भी प्राप्त करने में हमें बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि जो शिक्षा नीति होती है एक समय अंतराल के बाद उसमें नई नई चीज़ों का समावेशन अत्यंत आवश्यक माना गया है। और ये समावेशन इसलिए किया जाता है कि हमें नई चुनौतियों के साथ अपने बच्चों के अंदर नए कौशलों का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर बदलते परिवेश में, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप आप चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं सीख पाएंगे, तो आज हमारे बीच जो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है उसमें कहीं न कहीं हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए और ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, या विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में या इस तरह के जो संस्थान हैं वहाँ पर कौन कौन सी नई चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी देखने को मिलता है। आदरणीय प्राचार्य मैम हम सबके बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि मैम आ ही रही होंगी, क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैम को जाना पड़ा था। और मैम के साथ ही हमारे बीच हमारे संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री मनोज कुमार सर भी आ गए हैं। मैम हमारे बीच जो भी अतिथि आए हुए थे उनका एक स्वागत कार्यक्रम चल रहा था और आज की इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इसका उद्देश्य क्या है ये हम अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को बता रहे थे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि यह कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रखा है। इसमें आप जो यहाँ पर आए हुए हैं साक्षात यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाएंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
लेकिन इसका लिंक भी क्रिएट कर दिया गया। जो भी हमारे साथी इस कार्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको ग्रुप के माध्यम से लिंक उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे वे जुड़कर इस कार्यक्रम की जो भी नई और अच्छी बातें होंगी उसका वो भरपूर उपयोग कर सकेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि शिक्षा में शोध और नवाचार दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। वैसे डायरेक्टर SCERT के द्वारा जो हम लोगों को एक रूपरेखा उपलब्ध कराई गई थी कि आप इन विषयों पर जो है सेमिनार आयोजित करा सकते हैं, उसमें आदरणीय प्राचार्य एवं वरिष्ठ प्रवक्ता सर इन सबके माध्यम से जो हम लोगों ने चर्चा करने के बाद इस टॉपिक को चुना, ये अपने आप में दिखाता है कि सर और अधिकांश लोगों का मानना है कि शिक्षा में शोध एवं नवाचार के द्वारा ही नई चीज़ों को अपनाया जा सकता है। जो हमारे समक्ष नई नई चुनौतियां आती हैं उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। अभी हम 2 दिन पहले नवाचार महोत्सव मनाए। नवाचार महोत्सव में का भी उद्देश्य यही होता है कि शिक्षा में जो नवाचार किए जा रहे हैं वो यहाँ पर उसके माध्यम से अगर वो किसी एक शिक्षक तक सीमित है तो उस महोत्सव में उसके द्वारा बहुत से शिक्षक और बच्चे उसे परिचित होते हैं और उसको अपने शिक्षण में सम्मिलित करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सीखने का जो अवसर होता है वो बेहतर हो जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो शिक्षा में नवाचार और शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग इस पर हमेशा काम करते आए हैं, लेकिन मैंने बताया कि जैसा कि अब शोध को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और डाइट स्तर से शोध को बढ़ाए जाने की बात कही गई है। तो इस क्रम में हम लोग न केवल शोध कार्यों को कर रहे हैं बल्कि शोध के जो महत्व हैं उसको भी अपनाते हुए सेमिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। यह इस तरह का हमारे संस्थान में एक पहला कार्यक्रम है। इसके पहले भी हम लोगों ने ऑनलाइन वेबिनार यानी कि 2020 के समय ऑर्गेनाइज कराया था, लेकिन उसका उद्देश्य यानी कि 2020 के बारे में लोगों को बताना था। तो आप अगर यानी कि 2020 के विषय में अवगत हो गए हैं तो आप देखेंगे कि अब उसका क्रियान्वयन हो चुका है और उसका जो बेहतर परिणाम हमें अपेक्षित परिणाम यानी कि 2020 में कहा गया है, जो अपेक्षाएं की गई हैं उसको प्राप्त करने के लिए इस तरह के सेमिनार और इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके माध्यम से हमें अपने बहुत सारे संस्थान के न केवल अपने जनपद से बल्कि प्रदेश से नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों को देखने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दिनेश सर, आज के इस सम्मेलन के बारे में इतना अच्छी जानकारी देने के लिए और कैसे इस सम्मेलन को आयोजित किया गया ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं स्वागत करती हूँ मिसेस दीप्ति वाजने मैम का, जो कि यहाँ प्रिंसिपल है डाइट बरेली की, और मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीति माहौर मैम से कि वो आए और मैम को बुके देकर तथा बैच लगाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत करिए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को कि वो मंच पर आए और मिस्टर मनोज कुमार जी को बैच लगाकर उनका सम्मान करें। आज हमारे बीच
उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा गौडियाल जी, हिंदी विभाग, बरेली कॉलेज बरेली। आप वर्तमान में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य हैं। कॉलेज में आप निवर्तमान डिप्टी चीफ डॉक्टर एवं महिला छात्रावास वार्डन रही हैं। रानीखेत उत्तराखंड से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से पीएचडी की उपाधि अर्जित की है। सन 2004 से आप अब तक निरंतर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती रही हैं। डॉक्टर गौडियाल जी ने हिंदी साहित्य एवं शिक्षा पर पुस्तकें और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और अनेक बार आमंत्रित वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। शैक्षिक जगत के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। शिक्षा, साहित्य और समाज के प्रति आपका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मैम के लिए बहुत बहुत जोरदार स्वागत करिए तालियों के साथ। मैम आप आए और अपना उद्बोधन हमारे लिए प्रस्तुत करें। माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को यथायोग्य नमन करती हूँ। उपस्थित सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि कल जब मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे यहाँ आना है और मुझे लगा कि शोध और नवाचार का विषय रखा गया है, मुझे भी शायद कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हैं, विशेषकर विमल जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आखिर नवाचार है क्या। नवा प्लस आचार। नवा माने नवीन, नया। आचार माने आचरण या कुछ करना। हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया कर सकते हैं। और बात सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र की नहीं है, आपका जीवन अभी बच्चों बहुत छोटा सा जीवन है और इसमें हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत नई नई चीज़ें सीखनी है। शोध का विषय की हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही शोध करें। आजकल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षित बच्चे बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं जिनको नौकरी का भी अभाव रहता है, तो क्यों ना हम नवाचार या शोध लघु उद्योग से करें। कुछ अपने काम भी हम ऐसे कर सकते हैं कि जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। उस समय ये था, उससे पहले का दौर ये था कि बच्चों के हाथ में मोबाइल कम दिखता था, लेकिन एक ये शिक्षा का ये नवाचार ही है कि हमारे हाथ में मोबाइल आया और बहुत सारी चीज़ें हमने उस मोबाइल से भी सीखी। ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होती है ये शायद हम लोग पहले नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। ऑनलाइन पढ़ाई करना हमने तब सीखा कि जब कोरोना काल का समय आया। बहुत सारे लघु उद्योगों को हमने तब करा कि जब कोरोना काल का समय आया। तो ऐसी शिक्षा के जगत में बहुत सारी नई नई चीज़ें हम कर सकते हैं, नए नए आयाम हम लोग उपस्थित कर सकते हैं, नए नए तरीकों से हम अपनी शिक्षा नीति को आगे बढ़ा सकते हैं और शोध कार्य को कर सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें अपना जीवन, हमें अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है और हमें अपने जीवन में क्या करना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम कभी कोई कार्य को आगे करने के लिए बढ़ते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन हम उन बाधाओं से हमें घबराना नहीं है। बच्चों के लिए मैं 2 लाइन ये कहूँगी कि असफलता मत रोक मुझे तू, हट जा दूर निराशा। असफलता मत रोक मुझे तू, हट जा दूर निराशा, और तुझ में इतनी आग नहीं है जितनी मुझ में आशा। तो हमारी इस आग को बढ़ते रहना चाहिए।
बाधाएं तो नए कार्य करने में बहुत सारी आती हैं। जैसा कि अभी मेरे बारे में बताया गया था कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से मैं जुड़ी हूँ और मैं ऐसे समुदाय में भी जाती हूँ, वंचित शोषित समाज में मैं जा रही हूँ, बच्चों के कई विद्यालयों में गई हूँ। तो बच्चों को सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन बच्चे या हमारे समाज के लोग उन योजनाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो इतना जागरूक आप लोगों को होना चाहिए, इस पर शोध कार्य करना चाहिए कि सरकार ने हमें कौन कौन सी योजनाएं देनी है। शोध कार्य करिए तो इस पर करिए, तब आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अभी मैंने एक विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम करवाया था, अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले ही शायद करवाया है, जिसमें विमल जी भाई साहब का बहुत सहयोग मिला था। और उसमें हमने SC बच्चों के लिए ये करवाया था कि बच्चे कैसे विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए किस तरह से वो जाने का रास्ता बना सकते हैं। सरकार उसमें पैसा देगी, आप लोगों को कोई पैसा खर्चा नहीं करना, सरकार ही उसमें पैसा देगी। और हमने अपना लक्ष्य बनाया था कि 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन बच्चे इतने जागरूक निकले कि 250 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो गए। 230 तो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे, बाकी वहाँ पर बैठे बैठे भी कई रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। तो ऐसे बच्चों से मैं यही निवेदन करूँगी और उम्मीद रखती हूँ कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। अब मैं अभी बात कर रही थी मोबाइल की। मोबाइल ने हमें पढ़ना तो सिखाया, लेकिन उसके दुरुपयोग भी बहुत हो गए हैं। बच्चे, मैं देखती हूँ कि बहुत से बच्चों को देखा है, या कभी मोबाइल पे देखते हैं या टीवी शो पर देखते हैं कि पढ़ने के बहाने से मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, तमाम सी चीज़ें देखते हैं। शोध कार्य करना है, कुछ नयापन लाना है तो गूगल पे सर्च करके जो आपके मन में अच्छे विचार हैं उसको शोध करिए, उसको खोजिए, उससे आपके जीवन का जो लक्ष्य है आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी और आशीर्वाद भी देना चाहूँगी कि शोध कार्य करते रहना है और अपनी शिक्षा नीति को अपने विचारों से, हमने कुछ कर दिया, टीचर ने कुछ करा, शिक्षक ने कर दिया, माता पिता ने कर दिया, उनका वो दायित्व है वो करेंगे, लेकिन आपका भी अपना दायित्व है कि शोध कार्य आपको भी करना है। शिक्षा जगत में कुछ नयापन लेकर के आना है, तभी हमारा जो आज का ये सेमिनार है, ये सेमिनार तभी सफल हो सकता है। हमें अपने बारे में सोच करके, जैसे यहाँ पर बच्चियाँ बहुत सारी बैठी हैं कि मन में एक विचार यही आ जाए कि अगर जॉब नहीं लग रही है तो हम अपने घर में ही कुछ लघु उद्योग कर लें, सिलाई बुनाई कढ़ाई करें, उस पर काम करें, अचार बनाना है, चटनी बनाना है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिन पर हम शोध कार्य करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बच्चों से बस यही चाहूँगी कि आज के इस सेमिनार को सफल करके अपने जीवन को भी सफल बनाएं। और 2 पंक्तियों को कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी। घिसते घिसते चट्टानों के मोल बदल जाते हैं, घिसते घिसते चट्टानों के मोल बदल जाते हैं, और थोड़ी सी कोशिश करने से चेहरे के खोल बदल जाते हैं। और आज जैसी जनशक्ति जब जागृत होती है तब इतिहास की हस्ती क्या भूगोल बदल जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपके सागर्भिक और गहन उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद मैम। आपने शिक्षा में नवाचार की आवश्यकताओं को जिस तरह से रेखांकित किया है वह हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी जी, शिक्षा विभाग बरेली कॉलेज बरेली। आप शिक्षा के क्षेत्र में एक
एक अनुभवी विद्वान एवं शोधकर्ता हैं। आपकी विशेषज्ञता अध्यापन, अनुसंधान एवं शैक्षिक मार्गदर्शन में है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में आप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। सर प्लीज ना। मंच पर विराजमान जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली की प्राचार्य महोदय का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सेमिनार में आज जो हम सभी के लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं, आप लोग के साथ जो है कुछ अपने विचार को साझा करने के लिए, और हमारे साथ मंच पर विराजमान प्रोफेसर सुषमा कोडियाल मैम जो है, जो अभी आप लोगों को शिक्षा और नवाचार के बारे में दिया, मैं इनका भी सादर प्रणाम करता हूं। और मंच पर जो विराजमान विमल कुमार जी हैं जो है, जो आज के मुख्य वक्ता हैं जो है, मैं इनका भी जो है सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जो मंच पर विराजमान डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं, इनका भी मैं अपने हृदय से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो KCMT कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह जी हैं जो है, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मंच के सामने बैठे हुए जो है सभी विद्वज्जनों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि समय ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत विद्वज्जन बैठे हुए हैं। मैं इन सभी का इस सेमिनार में आए हुए हैं, समय निकाले हुए हैं, मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और ख़ासकर जो DLED के प्रशिक्षु हैं, जो बड़ी तन्मयता के साथ सुबह से आए हुए हैं और शिक्षा में शोध एवं नवाचार में ये लोग ऑलरेडी कुछ न कुछ करते रहते हैं, इनका भी मैं इस सेमिनार में बहुत स्वागत करता हूं। जो शोध एवं नवाचार की बात हो रही है, पहले हम लोग के विचार में होता था कि विश्वविद्यालय का काम है शिक्षा में शोध एवं नवाचार करना, जो है ये केवल विश्वविद्यालय का काम है। लेकिन चूंकि अगर देखा जाए अब नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई तब तो कुछ शोध को बढ़ावा मिला, लेकिन अगर पिछले 20-25 सालों से देखा जाए तो विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का कार्य कर रहा था, उपाधियां बांटने का काम कर रहा था। शोध पे फोकस होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था जो है। और जब से नई शिक्षा नीति आई, या खास करके जब से हम कोरोना काल में आए, जब से हम लोग लॉकडाउन लगा और अपने घर परिवार में रह करके, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, तब हम लोगों ने बहुत R&D किया, रिसर्च किया, इनोवेशन किया, उसको डेवलपमेंट किया। शिक्षा में शोध और नवाचार, हमें लगता है जो भी प्रशिक्षार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अभी भी और आने वाले समय में जब ये शिक्षक की भूमिका में जाएंगे, तब एक दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ शोध नवाचार करते रहते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ जो है। क्योंकि विद्यार्थी भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और खासकर तो प्राचीन काल में हो सकता है थोड़ा कम चुनौती थी, लेकिन वर्तमान समय में चुनौती ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सभी के हाथों में स्मार्टफोन है। तो इसलिए है जो शिक्षक के लिए, शिक्षक अपने विद्यार्थियों में रोज कुछ न कुछ नवाचार करता रहता है। नवाचार की हमें जरूरत कब पड़ती है? देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जैसे हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तभी उसी से संबंधित हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका विकास करते हैं। तो जैसे टीचिंग मेथड की बात करें, जो अध्यापक हैं अपने विषय को पढ़ाते हैं, उन विषय में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, कुछ प्रखर भी होते हैं। तो हमारा रिसर्च अब यही होता है, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको आगे की पंक्ति में कैसे ले आएँ जो है। तो इसलिए वो जो शिक्षक हैं कुछ ना कुछ उनके लिए टीचिंग मेथड ऐलान करते हैं। जैसे अभी मैंने सर कल यहाँ पे देखा, रसायन विज्ञान के प्रवक्ता थे, उन्होंने कुछ अंग्रेजी विषय में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उनकी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा पे पकड़ बन जाए, उन्होंने बड़ा अच्छा रिसर्च किया जो है। तो ऐसे हम लोग जो है, जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में रह करके जो समाज की आवश्यकता है, जो आसपास की आवश्यकता है, एक तो शोध होते हैं कि जो हम शोध किए और अपने बाइंड कराए और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रख दिए, और उसका कोई उपयोग नहीं होता। उसका उपयोग तब होता है जब कोई विद्यार्थी उसी विषय या वेरिएबल से संबंधित अध्ययन करता है, तब वो खोजता है उस पर क्या क्या हुआ है।
लेकिन जो ऐसे समाज में शोध किए जा रहे हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित हैं, हम अगर उन विषयों पर शोध करें तो हमारा शोध ज़्यादा प्रभावी होगा। इसलिए प्रभावी होगा, उससे समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तो उससे रोजगार के अवसर या और व्यक्तित्व का हमारा विकास हो सकता है। जैसे विद्यार्थियों के ही अंदर कुछ हम नवाचार करते हैं, उससे बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा समय ना ले करके हमें बस कहना इतना है, क्योंकि जो शिक्षक है अभी भावी शिक्षक है, आने वाले 2 साल बाद ये जब शिक्षक बनेंगे तब ये कुछ ना कुछ अपने विषय से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित या कोई चीज़ सिखाने से, किसी से संबंधित नित्य प्रतिदिन कुछ अपने मन में, और जब इनके सामने समस्याएं आएंगी तब ये खुद न खुद नवाचार करेंगे और कुछ न कुछ निकाल के लाएंगे। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद से निकलूँ। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर आर.के. सिंह जी, विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग KCMT बरेली। आप शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं कुशल प्रशासक हैं। आपके अध्यापन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विभागाध्यक्ष के रूप में आप निरंतर शैक्षिक उत्कृष्टता, शोध और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपकी शैक्षिक नेतृत्व क्षमता एवं मार्गदर्शन से विभाग निरंतर नए प्रगति के आयाम पर स्थापित रहा है। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। आभार। सम्मानित मंच और जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी में विराजमान गुरु तत्व मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने आप को ना बहुत अपने स्वयं को मैं आदर और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज इस जैसा कहते हैं ना कि बहुत ही ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला हुआ है जो आज चर्चा में बना हुआ है कि इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन आज कोई नई बात तो है नहीं। अगर इनोवेशन ना हुआ होता तो आज भी हम जंगलों में ही होते, जंगल से बाहर ना आए होते। अगर जंगल से बाहर आए हुए हैं हम और इस परिधान में दिख रहे हैं तो कहीं न कहीं इनोवेशन का ही परिणाम है। नवाचार नित्य नए तरीके से चल रहा है। मैं सिर्फ अपनी बात से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, तो शिक्षा शास्त्र कहता है हमें कि सबसे पहले हमारे विद्यार्थी, क्योंकि गुरु के जन्म से पहले जन्म किसका हुआ? विद्यार्थी का। पुत्र के जन्म से पहले जन्म हुआ किसका? माँ का जन्म बाद में होता है, पुत्र का जन्म पहले होता है, गुरु का जन्म बाद में होता है और शिष्य का जन्म पहले होता है। उसके पहले सब कुछ है लेकिन गुरु नहीं थे, जब तक हमारे पास शिष्य नहीं है। तो पहले तो इस बात की आवश्यकता इस बात की है अच्छे शिष्यों का निर्माण किया जाए। जब तक इसका निर्माण नहीं होगा और निर्माण की श्रृंखला में होगा कि उनमें कहीं न कहीं उन मूल्यों का समावेश किया जाए जिन मूल्यों की बात आकर भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन और संरक्षण की बात चल रही है, तो कहाँ से समस्या कहाँ पर है? समस्या कहीं न कहीं मूल्यों में ये आके फंसती है कि मूल्यों को कहीं न कहीं हम गिरावट देख रहे हैं उसमें, तो उनको अपलिफ्टमेंट किया जाए। ज्ञान तो AI के माध्यम से इस समय इतनी जोरों से प्रसारित हो रहा है, या कह सकते हो ना कि विस्फोट हो रहा है ज्ञान का। ज्ञान को संभालना मुश्किल हो रहा है। जहाँ खोलिए आप, आपके मन में जो विचार आ रहा है वो आपके गूगल पे तुरंत बात आ जाती है, आपके सोशल मीडिया पे बात आ जाती है, आप उसे देख लेते हैं। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा इतना ही कि मूल्यों को समाये रखिए, संजोए रखिए, और जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, जो अपनी स्ट्रेटजी है, टेक्निक है, टैक्टिक्स है, मेथड है, जो भी अडॉप्ट करना है, उस सबके केंद्र बिंदु में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, वो विद्यार्थी का उत्थान, विद्यार्थी का उत्थान, विद्यार्थी का उत्थान। विद्यार्थी के उत्थान से समाज का उत्थान, समाज के उत्थान से देश का उत्थान, और हम फिर कहीं न कहीं उस विश्व गुरु बनने की श्रृंखला में आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे विद्यार्थी हमारे साथ कंधों से कंधा लगा कर चलेंगे तो सोच तो अपने आप होगा, क्योंकि जब भी समस्या आती है तो हम कुछ न कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। सोच की उत्पत्ति वहीं से हो जाती है, दिमाग में हमारी बात आती है। समस्या जब तक नहीं आएगी तब तक शोध की बात नहीं कर सकते। तब तक जैसे कहा अपने विवेक जी ने कहा कि शोध केवल डिग्री तक रह जाएगा, और यहाँ पर जो बात हो रही है शोध का संबंध डिग्री से ना होकर के उन्नयन से है। तो आप सभी लोग बहुत ही
प्रबुद्ध है, बहुत ही योग्य हैं, सोच को क्या करें सकारात्मक दिशा में ले जाएं और जिस उद्देश्य के लिए आपने अपना निर्माण किया है, अपने उद्देश्यों का निर्माण किया है, उस उद्देश्यों की पूर्ति करें। हमें बुलाने के लिए बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच उपस्थित हैं गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर योगेश सर, विभागाध्यक्ष पुस्तकालय एवं सूचना विभाग, विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज बरेली। आप पुस्तकालय विज्ञान और सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक और शोधकर्ता हैं। आपके नाम पर लगभग 60 शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपने 12 महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है जो विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शैक्षिक जगत के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो रही हैं। सर, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और हम सभी को अपने विचारों से अभिभूत करें। धन्यवाद। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अतिथि प्रोफेसर सुषमा मैम, आज के कार्यक्रम के वक्ता डॉक्टर विमल जी, इस संस्थान की प्राचार्य जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, दीप्ति वासने जी, मंच पर डॉक्टर विवेक जी, अभी मुझसे पूर्व जो बोल के गए वक्ता, इनके निर्देशन में जो सबसे बड़े बरेली के संस्थान KCMT, वहाँ के प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह जी, इस संस्थान के DK सर, मनोज सर, बाकी शिक्षा को नई ऊर्जा तक पहुँचाने का और भारत की एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे ऐसे टाइप के शिक्षक वृंद, यहाँ उपस्थित वह विद्यार्थी जो आज नहीं कल का नागरिक है, इस भ्रम को दूर करने के लिए कल का नहीं वह आज का नागरिक है, ऐसी देश की युवा तरुणाई। इस संस्थान ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए संस्थान के आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद, अभिनंदन। विषय है शिक्षा में नवाचार। क्योंकि मैं लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं अपने को स्टूडेंट ही मानता हूँ, क्योंकि जीवन पर्यंत शिक्षा अनवरत रूप से चलने का एक माध्यम है। बाल्यकाल में माता पिता के यहाँ, फिर आजकल तो नर्सरी, NC, KG और फिर उसके भी अनेक रूप शिक्षा के माध्यम बन चुके हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा में नवाचार की खोज या उस पर शोध यह कोई आज नवीन बात नहीं। मैं बात प्रारंभ करता हूँ पाषाण युग से लेकर और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने पर नवाचार हमारे ऋषि मुनियों ने भी किया। जिन लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में बचपन से लेकर अब तक अनवरत रूप से अध्ययन किया होगा, कैसे मनुष्य का शुभारंभ उस लेखन शैली से हुआ। भाई नवाचार का प्रयोग आज हम, अभी मैडम ने बताया कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, और जितना स्मार्ट आज का बंदा, आज का स्टूडेंट, आज का शिक्षक तन से भी स्मार्ट है, मन से भी स्मार्ट है, परंतु MSc फिजिक्स में करने के बाद घर का ट्यूबलाइट की स्विच खराब हो जाती है, ठीक करने के लिए एक अनपढ़ व्यक्ति को बुलाता है, जिसके पास ना कोई ITI की डिग्री होती है और ना कोई BTech की डिग्री होती है।
दूसरा एग्जाम्पल, होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेने के उपरांत भी यदि उस छात्र से कह दें होटल मैनेजमेंट के अच्छे प्रबंधक हो, बहुत अच्छा नवाचार कर रहे हो, घर पर 4 मेहमान आ जाएं, 1 किलो आटे में पानी कितना डलेगा पूड़ी मारने के लिए, नहीं बता सकता। यह व्यवहारिक ज्ञान हम लोगों को नहीं दिया जाता। शिक्षा में नवाचार की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अच्छा है कि वर्तमान सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, नई तकनीक, नए आयाम, प्रतिदिन नए शोध हो रहे हैं, उसका परिणाम समाज पर मिल रहा है। परंतु कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वो व्यवहारिक ज्ञान हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं जब पत्थर के ऊपर उस समय के पाषाण युग में छेनी हथौड़े के माध्यम से लेखन शैली का आविष्कार हुआ। आज तो हम कीबोर्ड पर वॉइस में साउंड देते हैं, टाइप होके आ जाता है। आविष्कार उस समय भी हुए, नवाचार उस समय भी हुए। पत्थर के बाद जो ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट या शिक्षक बैठे होंगे, हमें मालूम है गांव में कोई खिलौने नहीं होते थे, टॉय नहीं होते थे। हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा एक मिट्टी की टैबलेट यानी कि रोटी की लोई की तरह बना के दे देती थी और कह देती थी ये बेटे एक डंडी यानी कि नीम की डंडी से इसके ऊपर कुछ डिजाइन बना लो, ये एक नवाचार है उस समय। हम भूल नहीं सकते इतिहास के उन पन्नों को। तो नवाचार ठीक है कि आज स्मार्ट युग में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ और सूचना औद्योगिकी क्रांति के साथ साथ प्रतिदिन पलक झपकते ही हजारों पेज प्रिंट हो जाते हैं, हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाते हैं। क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ। भोजपत्र, ताम्रपत्र, शिलालेख के ऊपर लेखन शैली का आविष्कार हुआ था। क्योंकि उस समय इतने कलरफुल डिजाइन भी नहीं थे, कलर भी नहीं थे। फूल और पत्तियों से उस समय के जो विद्वान गुरुकुल चलाने वाले शिक्षक होते थे, एक नीम की डंडी या मोर पंख से वो लेखन शैली, उन कलरफुल डिजाइन कर कर कपड़े के ऊपर, भोजपत्र और ताम्रपत्र के ऊपर लेखन का कार्य करते थे। धीरे धीरे 6वीं शताब्दी में तक्षशिला, नालंदा, गुरुकुल जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थापित हुए, जहाँ 84 सब्जेक्ट की पढ़ाई उस जमाने में होती थी। 6वीं शताब्दी में सारी जो चाहे शल्य चिकित्सा थी, धनुष विद्या थी, मल्ल विद्या थी, अगर जितनी भी विद्याएं थी उस समय संचालित होती थी। और उसका जो पुस्तकालय था वो बहुत धनी था, समृद्ध था। किसी भी देश की संस्कृति को या शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना है तो वहाँ के हम शिक्षा सिस्टम को दूसरे मोड़ पर ले जाएं और आधुनिक चकाचौंध में जाने वाली वह शिक्षा हमें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करती है। और उसके बाद मुगल काल आया, क्योंकि अकबर का शासन काल था और भारत के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। क्योंकि अकबर जो था वो साहित्य का प्रेमी था और उस साहित्य का किस प्रकार से अरबी में, फारसी में अनुवाद कराकर आम जनता, आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, वो कार्य मुगल काल में हुआ। उसके बाद आज़ादी से पहले बहुत सारे कमीशंस बने, उनकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट से लागू हुई। कितना प्रभावी हुई, कितना समाज पर उनका प्रभाव पड़ा, ये व्यवहारिक रूप से हम देखें। हम लोग शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, 50 कमीशन बने और 50 कमीशन की रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट आने के बाद मैं जैसे विद्यार्थियों से आमतौर पर पूछ लेता हूँ कि परीक्षा का कार्यक्रम 3 घंटे का होता है। एक परीक्षा चालू होती है, 11 बजे से प्रारंभ होती है, 2 बजे खत्म होती है। ये 3 घंटे का टाइम टेबल किस नवाचार में लिखा गया? ना यूजीसी के किस सर्कुलर में है, ना माध्यमिक शिक्षा के सर्कुलर में है। केवल मान लिया कि विद्यार्थी का आकलन 3 घंटे में करना है। साल भर एक विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी लगातार शिक्षा में अध्ययन के लिए आता रहा।
शिक्षक उसकी और लोगों से प्रशंसा करते रहे, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। परीक्षा देने का कार्यकाल 3 घंटे का नियमित सोचा गया। किसी कारणवश उसके शहर में जाम लगा, लाइट नहीं आई या वह स्वस्थ हुआ, उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। और साल भर की उसकी जो मेहनत थी, सारा विद्यालय महाविद्यालय जानते थे ये विद्यार्थी बहुत उच्च कोटि का विद्यार्थी है। जब परीक्षा का परिणाम आया, उसकी उसमें एब्सेंट आती है। तो हम आकलन किस आधार पर कर रहे हैं उसका? 3 घंटे की परीक्षा में वो विद्यार्थी समय पर नहीं पहुंच पा रहा, उसके डिग्री और डॉक्यूमेंट को देख के हम आकलन करते हैं। उसकी मोरल वैल्यू क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी नई सोच क्या है। समाज के वह 4 वर्ग, एक जिसमें डॉक्टर जिनको बड़े हम देवता के रूप में देखते हैं, वो भी नवाचार कर रहे हैं। दूसरे हमारे साइंटिस्ट शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। तीसरे हमारे वकील जो हमारे देवता के रूप में हैं। इन्हें आज समाज में देवता का रूप दिया गया है, अच्छी बात है, परंतु वह देवता एक दैत्य के रूप में भी समाज के अंदर दिखता है। एआई का जमाना आ गया। एआई के रेफरेंसेस कोड हम करके देखें तो क्या सच्चाई है ये हम नहीं देख सकते। उस पर विश्वास करते हैं, विकिपीडिया पर विश्वास करते हैं, गूगल पर विश्वास करते हैं। रेफरेंसेस देखने का काम करें, प्राचीन संदर्भ ग्रंथों से उनका मिलान करने का काम करें, तो कहीं ना कहीं विसंगतियां आती हैं। उन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए, यह जिम्मेदारी आज के वर्तमान शिक्षक और इन शिक्षार्थियों की है। नवाचार का सपना केवल तकनीक में सुधार हो गया उससे नहीं, समाज में जो विकृतियां हैं, व्यवहारिकता, कितने अच्छे से हम उसको सूझबूझ के साथ परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, वही एक सच्ची और सच्ची नवाचार की अप्रोच हो। क्योंकि समय कम है, क्योंकि मेरे बाद जो मुख्य वक्ता हैं आज के कीनोट स्पीकर, मैं भी उनको सुनने के लिए आतुर हूँ। तो धन्यवाद आज के आयोजक मंडल का, सब विद्यार्थियों का, क्योंकि मैं थोड़ा सा विषय से हट के जो व्यवहारिक समाज के अंदर प्रश्न चल रहे उन पर चर्चा की, नवाचार से थोड़ा सा टच किया मैंने। तो मेरा मानना है आंधियां मगरूर दरख्तों को पलट जाएंगी, रहेगी वही सोच जिसमें लचक होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी आपके इस प्रेरणादायी लेक्चर से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए। जिस सरल, सारगर्भित और मार्गदर्शक शैली में आपने अपने अनुभव और विचारों को हमारे साथ साझा किया और हमें समृद्ध किया, हम आपके विचार से अत्यंत ही लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नाउ इट्स माय प्रिविलेज टू इनवाइट डॉक्टर विमल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली, to deliver the keynote lecture. Dr. Kumar is a dedicated academician and researcher whose contributions in the field of education have been remarkable. With his expertise, vision, and inspiring guidance, he has continuously enriched students and the academic community alike. We eagerly look forward to your valuable insights. Sir, may I now request you to kindly come forward and deliver a lecture. थैंक यू मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मंच पर उपस्थित जिनके इन सभी के सानिध्य में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर सुषमा गोडियाल मैम, शिक्षाविद के रूप में हम सबके साथ में तो हैं, लेकिन संरक्षक के रूप में भी आपका हाथ हमारी पीठ पर सबके ऊपर रहता है, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। आदरणीय विवेक त्रिपाठी जी, बरेली कॉलेज बरेली में आप जैसे प्रशिक्षुओं को लगातार इनोवेटिव तरीक़ों से प्रशिक्षित करते हैं, उनको भी हमने सुना है। आदरणीय डॉक्टर योगेश जी भाई साहब, मैं आपको भाई साहब ही कहता हूँ सर, आपके लिए मुँह से निकलता ही नहीं है, क्योंकि आपने एक भाई की तरह ही एक मेंटरशिप में मुझे लंबे समय से रखा है
और आप जैसे कुछ मेरे प्रेरक पुरुष हैं जिनके कारण से मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया और प्राप्त करूँ। के बराबर मैं डॉक्टर R.K. सिंह आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप केवल उनको देखिए भर। उनको देखने भर से आपको ये पता लगेगा कि एक अच्छे शिक्षाविद, सच्चे शिक्षक और सच्चे मेंटोर के लिए अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता। शरीर का कष्ट हो, मन का कष्ट हो, एक शिक्षक का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो एक शिक्षार्थी के लिए है। इतनी भयंकर चोट के बाद भी हम सबके बीच में मुस्कुराते हुए बैठे। आपका ये सहयोग हमें प्राप्त होता है। डाइट से डॉक्टर प्रमोद जी हैं और इस प्रोग्राम की पूरी धुरी डॉक्टर दिनेश जी जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। आप सबके प्रयासों को प्रणाम करता हूँ। अगले पंक्ति में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में जितने भी हमारे शिक्षक साथी बैठे हैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। और ये कार्यक्रम सफल उसी दिन हो गया जिस दिन आज के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन हो गया। इसका कारण हम बात कर रहे हैं इनोवेशंस की, हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, यानी हम सृजन की बात कर रहे हैं। और आज का दिन दुनिया को जो सृजन जिसने किया, ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो दुनिया का जिसने रचा, आज वो हमें रचने की प्रेरणा दे रहा है कि कार्यक्रम तो अपने आप में सफल स्वघोषित रूप से हो गया। हम सब सौभाग्यशाली हैं ऐसे पावन दिन पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या है इनोवेशन? बहुत सारे, अब जिस क्रम में मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था उस क्रम में मैं सबसे बाद में बोल रहा हूँ। ये व्यवस्था की अपनी विवशता है केवल, वरना तो इन सबको मैं मेरे बाद में सुनता। और अब वो वजन मेरे ऊपर भी आ गया, मैं बोलूँ क्या? जब घट खाली हो जाए और सारा, मैं यहाँ बोलने से पहले गहराई में डूबा हुआ था कि क्या बोलूँगा, कुछ भी इस कागज़ पर प्रिपेयर्ड नहीं है पहले से कुछ भी। लेकिन जैसे ही सबको सुना तो मैं समुद्र में से निकल के ऊपर आ गया। बोले सामान्य जिंदगी बोलते। तो इनोवेशन क्या है? भाई साहब ने बताया पूरा पाषाण काल से लेकर के और हमारे प्राचीन समय में कितने प्रकार के इनोवेशंस हुए। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन तो भारत में हुआ। आज तक दुनिया में किसी जगह नहीं हुआ कि मनुष्य के शीश के स्थान पर एक हाथी का शीश, हाथी के बच्चे का शीश लगा दिया गया हो और वो स्वस्थ जीवन जी रहा हो, पूरे जगह में पूज्य हो। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन। हम तो प्रकृति से ही इनोवेशन करते हैं। भारत के नागरिकों के तो जीवन में हर जगह पर इनोवेशन है। कैसे? तो एक मोटरसाइकिल हुआ करती है राजदूत, आप सबने देखी होगी। आज मैं आप में से किसी से कहूँ कि राजदूत मोटरसाइकिल खरीदोगे तो संभवतः मजबूरी में भले खरीदो, राजदूत किसी की चॉइस नहीं होगी। राजदूत आउटडेटेड हो गई, दुनिया के लिए आउटडेटेड हो गई, कंपनी के लिए आउटडेटेड हो गई। उसमें से निकला इनोवेशन। तो अब राजदूत आज भी आप देख सकते हो। आज राजदूत आपको आपके मोहल्ले में मिल जाएगी, आज राजदूत आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसका आगे का पहिया वैसा ही, उसका इंजन भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है उस पर एक लकड़ी का फ्रेम लगा दिया गया और एक सब्जी वाला बड़े मजे से उस पर सब्जी को बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है, अपनी दुकान चला रहा है। तो क्या है? एक सामान्य अनपढ़ कारीगर के दिमाग की उपज है इनोवेशन। आपके घर में कोई बिजली का काम हुआ, 10 मीटर बिजली का तार खाली पड़ा रह गया, 1 साल पड़ा रहा, अब वो तार घर के कोने में पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ इनोवेशन क्या है, आपको थोड़ा सा सामान्य उदाहरणों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप अपनी छत पर गए, एक तार ऑलरेडी भरा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन आपके कपड़े ज़्यादा हैं। अब आपको उस छत पर कपड़े डालने हैं। अब आपका दिमाग बड़ा परेशान, आप घर के उस कोने में गए, उस बिजली के तार को लेकर के आए, छत पर एक खूंटी इधर लगाई, एक उधर लगाई, बिजली का तार लगाया, उस पर कपड़े डाले। बिजली का तार क्यों था? बिजली का तार था बिजली प्रवाहित करने के लिए। अब बिजली के तार पर पड़ा क्या है? अब बिजली के तार पर कपड़े पड़े। हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था कि मेरे कपड़े सूख जाएं। किस पर सूखेंगे? ये दिमाग लगाना है। तो ये ऐसे आपने एक नाम सुना होगा, एक चाय वाला दिन में कितना कमाता है? 100, 200, 500 रुपया। लेकिन एक चाय वाला आजकल दुबई में शानदार घर लेकर के भी रह रहा है। आपने सबका नाम सुना होगा, डॉली चाय वाला।
उसने क्या किया, मैं ये बता रहा हूँ, भारत के सामान्य व्यक्ति के मन में इनोवेशन कैसे घुसा हुआ है, घुसाने की आवश्यकता ही नहीं है, इनोवेशन ऑलरेडी घुसा हुआ है। उस डॉली चाय वाले ने केवल चाय को बेचने के अपने तरीके को ईजाद किया। उसने एक नया तरीका निकाला जो लोगों को आकृष्ट करता था। काम वो भी चाय बनाने का करता है, काम वो भी चाय पिलाने का करता है, लेकिन उस काम को करने का उसका तरीका बाकियों से अलग है, जो दूसरों को लुभाता है। आइजैक न्यूटन जिस पेड़ के नीचे बैठे होंगे, ऐसा नहीं है कि ही वॉज द ओनली पर्सन जो उस पेड़ के नीचे बैठा होगा। उस न्यूटन से पहले भी उस पेड़ के नीचे बहुत लोग बैठे होंगे, भेड़ बकरियां चराने वाले तो तमाम बैठे होंगे, कितने बैठे होंगे। और ऐसा नहीं है कि सेब पहली बार आइजैक न्यूटन के सामने ही गिरा, उससे पहले भी बहुतों के सामने सेब गिरा होगा, लेकिन उस सेब को गिरने के बाद व्हाई, ये शब्द केवल आइजैक न्यूटन के दिमाग में गूंजा। ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, और केवल एक शब्द ने व्हाई, ये सेब नीचे क्यों आया, इस एक शब्द के विचार ने आइजैक न्यूटन को दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। इनोवेशन इज नथिंग, इनोवेशन केवल एक आइडिया है, केवल एक विचार है, और किसी काम को कैसे करना है इसका एक तरीका है इनोवेशन। खेल खेल में बहुत सारा देखा होगा ना, आजकल गेम्स में भी इनोवेशन हो रहा है, क्रिकेट में नए नए शॉट रोजाना आ रहे हैं। अब शिक्षा पर हम बात करेंगे तो मेरे एक मित्र हैं, वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। उनको किसी बच्चे को सिखाते, कोई बच्चा बिल्कुल ना बोल पाए तो भी उसको थोड़ा थोड़ा बोलना कर सिखा देते। एक बार उनको कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो कक्षा 3 का है और वो बोल नहीं पाता है, आजकल मैं उसको ट ठ बोलना सिखा रहा हूँ। मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए आप उसको ट्यूशन दे दो। मैं एजुकेशन का विद्यार्थी तो हूँ, लेकिन मैं स्पेशल एजुकेशन का विद्यार्थी कम रहा हूँ, केवल उतना ही पढ़ा जितना आवश्यकता है। तो मैंने कहा कैसे कर पाऊँगा, तो उन्होंने अपने कुछ इनोवेशंस कर रखे। उन्होंने एक मोमबत्ती उसके सामने रखी, उस मोमबत्ती की लौ को जलाया और उन्होंने कहा कि इसको मोमबत्ती को बुझाना है। उस बालक ने पहली बार बताने पर तो फूंक से बुझा दिया, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि आपको फूंक ऐसे नहीं मारनी है, आपको इसको फूंक को ऐसे मारना है, छ छ, हवा को इतना तेज निकालना है कि आप ऐसा बोलो और मोमबत्ती बुझे। 15-20 दिन ये अभ्यास कराया। आज कल मेरी उनसे बात होती है, उस बालक को उन्होंने इतना बोलना सिखा दिया कि स्पष्ट रूप से बोलने लगा। सुरेश चंद दिनेश चंद एक फर्म है, आगरा में एक बड़ी फर्म है कपड़े की, आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रतिष्ठित फर्म है, उस परिवार का वो बच्चा है। तो ये इनोवेशन चलता कहाँ से, इनोवेशन का अर्थ क्या है, रिसर्च का अर्थ क्या है, आप सबने सभी से सुना है रिसर्च क्या है, रिसर्च, पुनः पुनः जिसको खोजा जाए जो ऑलरेडी उपस्थित है। ज्ञान 2 ही प्रकार का है दुनिया में, तीसरे प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। पहला वो ज्ञान है जिसको हमने प्राप्त कर लिया, जो हमारी जानकारी में है, ABCD Z तक हमारी जानकारी में है, एक ज्ञान है। आ से लेके ज्ञान तक हमारी जानकारी में है, ज्ञान है। न्यूटन के लॉ हमारी जानकारी में है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये सब हमारी जानकारी में है। और दूसरा ज्ञान वो है जो अभी हमारी जानकारी में नहीं है। तो जो हमारी जानकारी में नहीं है, जिस दिन खोज करके उसको हमारी जानकारी में लाया जाएगा, उसी दिन उसकी रिसर्च हो जाएगी, उसी दिन उसकी खोज हो जाएगी। तो रिसर्च नवीन ज्ञान को खोजना है, और कभी कभी रिसर्च खोजे हुए ज्ञान में भी होती है। रेप्लिकेटिव रिसर्च ऐसी ही होती है। ऑलरेडी एक प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, किसी मैथमेटिशियन ने कोई प्रिंसिपल दिया, किसी साइंटिस्ट ने कोई प्रिंसिपल दिया, आपको लगता है इस प्रिंसिपल में थोड़ी कमी है, आप उस पर दोबारा से कोई रिसर्च करते हो और उसमें कुछ और सुधार ले आते हैं। इसलिए विज्ञान में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, तो एक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया और दूसरे वैज्ञानिक ने उसमें थोड़ा सा सुधार किया। अब शिक्षा से जुड़े हैं तो दोनों ही पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज की हमारी जो शिक्षा है, मैं समय का भी ध्यान रखूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। आज की जो हमारी शिक्षा है, NEP की भी बात करें या सामान्य शैक्षिक परिदृश्य की बात करें, तो शिक्षा में 2 अप्रोच बहुत तेजी से चल रही हैं और उनको हमें चलाना ही पड़ेगा। उसमें पहली अप्रोच है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक उपागम, और एक अप्रोच है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आज कोई भी विषय अपने आप को ये कहे कि मैं स्वतंत्र हूँ,
तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक प्रत्येक विषय दूसरे विषय से संबंधित होकर के नहीं चलेगा, तब तक आज के शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य जिस प्रकार से कहता है। इसलिए आज आवश्यकता नहीं है कि विद्यार्थी को आप कंटेंट दीजिए। आज से 10, 15, 20 वर्ष हम लोगों की जनरेशन पे जब हम लोग पढ़ते थे तो हम शिक्षक का आकलन एक प्रकार से करते थे, ये जो टीचर हैं इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये जो लिखवाते हैं ये कहीं पर भी नहीं मिलता, इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। आज विद्यार्थी आपको आपके नोट्स के आधार पर आकलन नहीं करेगा। ऑल दैट यू हैव टीचर्स स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी। जो कुछ ज्ञान शिक्षक के पास, जो कंटेंट, जो कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ विद्यार्थी के पास है। इसीलिए कभी कभी जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं हम शिक्षक तो समस्याएं भी पैदा होती हैं। मैं तो अपनी कक्षा में मोबाइल बैग में डलवा देता हूँ। किसी भी विद्यार्थी का मोबाइल टेबल पर नहीं, पॉकेट में। उसके दो कारण, मोबाइल बजेगा तो डिस्टर्ब होगा, क्लास डिस्टर्ब होगी, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो पीछे बैठ के गूगल करेगा, और पीछे बैठ के गूगल करेगा तो मुझसे टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछेगा। अब गूगल पर उसको इतनी समझ तो है नहीं कि विच नॉलेज इज ऑथेंटिकेटेड। ज्ञान तो है लेकिन उसकी स्वीकार्यता कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, वैलिड कितना नॉलेज है, बस वो प्रश्न करेगा। तो विद्यार्थी के पास आज की डेट में कंटेंट की कोई कमी नहीं। आज विद्यार्थी शिक्षक को आकलन करता है कि एक शिक्षक अपने ज्ञान को डिलीवर कैसे करता है। और मैंने जैसा बताया बहुविषयक उपागम है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अब सब आप शिक्षक बनेंगे। मान लीजिए हम ये इनोवेशन क्या है, इनोवेशन शिक्षण पद्धति में भी होना चाहिए। इनोवेशन वही है जो हमारे उद्देश्यों को पूर्ति करे। शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए युक्ति है इनोवेशन, और ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे हैं तो शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इनोवेशन और रिसर्च। मान लीजिए मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बालक की अवस्थाओं पढ़ा रहा हूँ, विकास की अवस्थाएं, तो इसमें मैं हिंदी को कैसे जोड़ सकता हूँ? ये आपकी रचनात्मकता, इनोवेशन का एक पार्ट होता है क्रिएटिविटी। आप कितना क्रिएटिव सोचते हैं, आपकी थिंकिंग ब्रॉड है क्या, कितना जाकर के सोचते हैं? आप केवल मनोविज्ञान से जुड़े रहेंगे क्या, या मनोविज्ञान में हिंदी को भी घुसा सकते हैं? जैसे पूर्व बाल्यावस्था, इन्फेंसी स्टेज और पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं। अब एक शिक्षक परंपरागत तरीके से पढ़ा रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहा है, केवल विशेषताएं बताता जा रहा है, 2-4 उदाहरण दे रहा है। लेकिन जो इनोवेटिव शिक्षक होगा वो इसमें हिंदी को भी प्रयोग कर सकता है। कैसे? हिंदी में एक बड़ा प्यारा सा छंद है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जय हो लौट धरनी पर अब ही तेरी गोद न हो। अब ये मनोविज्ञान का जो शिक्षक बालक की अवस्थाओं को पढ़ा रहा है, उस छंद का कैसे प्रयोग करेगा? तो भगवान कृष्ण इसी आयु पर हैं जब वो चंद्र खिलौना लेने की जिद करते हैं। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बालक की विशेषताएं होती हैं। पहली उसकी विशेषता होती है कि वो जिद्दी होता है, उसके अंदर सेल्फ असर्शन होता है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की जिद कर रहे हैं, जय हो लौटी धरनी पर अब ही, मचलता है। तो यहाँ से बालक की विशेषता निकलती, बालक जिद्दी होता है। और मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये चंद्र खिलौना क्या है? तो इसी आयु का बालक, उसकी एक और विशेषता होती है कि वो दिवा स्वप्न में जीता है। शैशवावस्था और पूर्वाल्यावस्था का बालक दिवा स्वप्न में जीता है, तो दिन में स्वप्न देखता है। इसलिए उसको चंद्रमा की कल्पना नहीं, बस उसको मालूम है चमक रहा है, चंद्रमा है, खिलौने जैसा है, मुझको तो यही खिलौना चाहिए। तो एक शिक्षक इस प्रकार के उदाहरणों को लेकर के अगर पढ़ाएगा तो ये क्या है, एआई कितना भी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी आ जाए, हम मशीन केवल वो करती है जो हम उससे करवाते हैं। आप जितनी प्रोग्रामिंग फीड कर देंगे उतना ही काम होगा। आप गूगल में यहाँ से मैप लगाइए, यहाँ से लेकर शाहजहाँपुर का, और आप शाहजहाँपुर चले जाएं, बस वो कहता रहेगा योर डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड, योर डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड। आपको सीतापुर जाना है तो अपने आप सीतापुर को नहीं लेगा, आपको सीतापुर दोबारा रिपीट करना। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। मनुष्य के दिमाग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं।
जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े इनोवेशंस आए हैं वो यहीं से आए। कोई बड़ा इनोवेटिव मशीन बनाई हो, रोबोट बनाया हो, आजकल रोबोटिक्स का ज़माना है, बड़ा रोबोट बनाया हो और उस बड़े रोबोट ने अपने आप कोई नया इनोवेशन कर दिया हो, ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। वो कर ही नहीं सकता। उसके लिए मनुष्य ने जितना सोच लिया बस वो उतना ही काम कर पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि मनुष्य ने उसको विध्वंस का काम सौंप दिया तो विध्वंस ढंग से कर देगा, और सृजन का काम सौंप दिया तो वो सृजन भी ढंग से कर देगा, जितना हम उसको डेटा उपलब्ध कराएंगे। कंप्यूटर है, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपने उस कंप्यूटर में जितना डेटा फीड कर दिया, सॉफ्टवेयर तमाम प्रकार के आजकल चलते हैं, आपने जितना डेटा उसमें फीड कर दिया आपको उतनी ही कैलकुलेशन करके दे देगा। 2+2 ये 4 होते हैं, लेकिन मशीन अपने आप इसको और +2 करके 6 नहीं कर सकती। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का इस दुनिया में अभी तक कोई रिप्लेसमेंट है नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि प्रकृति का निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया है। इसलिए हमको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपनी बातों पर भरोसा रखना चाहिए, हमें अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। आजकल इनोवेशंस और रिसर्च से ही इनोवेशंस निकले हैं। विवेक सर ने बहुत सारे मेथड्स की बात की थी यहाँ पर, कैसे निकले इनोवेशन। रिसर्च क्या है? किसी भी समस्या पर काम करना, उसका समाधान ढूंढना। इसलिए रिसर्च में महत्वपूर्ण ये है कि समस्या क्या है। टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। किसी भी रिसर्चर के लिए समस्या ढूंढना अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। अभी आप लोग डाइट में आते हैं, जैसी डाइट में आओगे, मान लो लाइट चली गई, आपको अगर जनरेटर नहीं है डाइट में, बड़ी समस्या है। पसीना आ रहा है, बड़ी समस्या है। पीने का पानी खराब हो गया, बड़ी समस्या है। पीने का पानी नहीं है, वाहन नहीं मिलता है। अभी आपसे कहा जाए एक्शन रिसर्च होगी, एक प्रॉब्लम ढूंढ के लाओ। आपको एक्शन रिसर्च बनानी है, एक रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ के लाओ, तो आपको 15 दिन लग जाएंगे। फाइनली प्रॉब्लम आपको आपके टीचर ही लिखवाएंगे। इसे मैंने कहा टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च। रिसर्चर को सोचना किस क्षेत्र में काम करना है। शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा ऐप आया, बहुत सारे ऐप आए, प्रेरणा है, ये सब क्या है? डिजिटल लर्निंग है, ये सब इनोवेशंस हैं। आपके डाइट के प्रवक्ता को कल बेस्ट इनोवेशन के लिए उनको पुरस्कार मिला है। उन्होंने कुछ सोचा ना, ऐसा ही आपको भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए इस सब से होगा क्या? शिक्षा में इनोवेशन और रिसर्च, इन सब से क्या होगा? तो इस सब से यदि आपने इनोवेशन और रिसर्च पर फोकस किया तो मेरा ये मानना है कि पीछे की पंक्ति में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, इन्हीं के हाथों 2047 का विकसित भारत, उसका निर्माण होना है। ये बात तय है अगर इन्होंने इनोवेशन और रिसर्च पर फोकस किया। और इसलिए सरकार का भी ध्यान है, शिक्षा नीति में अब इंटर्नशिप कक्षा 6, 7, 8 से आएगी। प्रोजेक्ट वर्क कक्षा 5, 6, 7 से देना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? मेथड्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ इनोवेशन। प्रोजेक्ट मेथड है अलग अलग। अब पढ़ाना वो सिंपल पढ़ाना नहीं है, चौक और वो किसने पढ़ाते हैं, आ से अनार कब से पढ़ाया जा रहा है, ए फॉर एप्पल। ये रटने वाली जो प्रवृत्ति है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। ए फॉर एप्पल मुझे भी मेरे टीचर ने पढ़ाया, आप भी ए फॉर एप्पल ही पढ़ा रहे होंगे। आजकल बेसिक के बहुत से हमारे साथी बैठे, वो भी ए फॉर एप्पल ही पढ़ा रहे होंगे। मेरे टीचर ने भी ए फॉर एप्पल पढ़ा होगा, उसके टीचर ने भी उसको ए फॉर एप्पल ही बताया होगा। यानी क्या है? हमने रट लिया ए फॉर एप्पल। बच्चा जानता भी नहीं एप्पल कैसा है, उसने देखा नहीं एप्पल, लेकिन हम रटा रहे हैं ए फॉर एप्पल। इस पढ़ाने की पद्धति को बदल भी सकते हैं। उसको एप्पल दिखाइए, उसकी विशेषताएं बताइए, उसका स्वाद बताइए और कहिए कि दिस इज एप्पल एंड दिस स्टार्ट्स विद ए। ये ए से शुरू हो, उसके पास कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या होगा? हमारी एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जब एक बार ठीक रास्ते पर चल जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा। एनईपी को लागू करना है तो हम एनईपी लागू करके क्या कर रहे हैं? अपनी शिक्षा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ले जा रहे हैं। हम भारत का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और जब अच्छा निर्माण होता है, अच्छा विचार होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा होता है। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कुछ अच्छा विचार दिमाग में लाया, इसलिए नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद में ट्रांसफॉर्म हो गए।
एक व्यक्ति ने अच्छा सोचा, मन से निराश था, डिप्रेस्ड था, लेकिन जब उसने अच्छा सोचा तो एक मछुआरे का बेटा भी ट्रांसफॉर्म होके अब्दुल कलाम आजाद बन गया। तो अपनी शिक्षा को हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? तो पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचर होगा, और जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचर होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सन होगा। इनोवेशन और रिसर्च ये हमारे शिक्षा के आधार अब होने चाहिए। तब जैसी स्थिति परिस्थिति थी वैसे बन गई, और यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी हालत खराब होगी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी टाइप की है, वो सुना करके बात पूरी करूंगा। कैसे? अगर हमने कुछ अच्छा नहीं सोचा या दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं सोचा तो क्या होगा? तो दो दुकानदार थे, एक की गोलगप्पे की दुकान थी, एक की मूंगफली की दुकान थी। दोनों दुकानदार आमने सामने अपनी अपनी दुकान लगाते थे। बहुत देर तक सुबह हो गई, शाम हो गई, उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया। तो जो मूंगफली वाला दुकानदार था उसके पास 1 रुपया था। उसने सोचा कि कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा, क्या करूं? इस 1 रुपये को लेकर वो गोलगप्पे वाले के पास गया, बोला भाई ऐसा करो 1 रुपये के गोलगप्पे खिलाओ। उस गोलगप्पे वाले ने 1 रुपये का गोलगप्पा उसको खिलाया, उसको 1 रुपया देकर अपनी दुकान पर आ गया। बहुत देर से गोलगप्पे वाले के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, तो गोलगप्पे वाले के दिमाग में आया, बोले चलो इससे थोड़ी मूंगफली ही खाइए बस। तो वो अपना 1 रुपया लेकर के और मूंगफली वाले के पास गया, बोला भाई 1 रुपये की मूंगफली दो। उसने 1 रुपया दिया, 1 रुपये की मूंगफली उसने उसको दी। दिन भर ग्राहक नहीं आया, उनका दिन भर एक क्रम चलता रहा, उसका गोलगप्पा पूरा बिक गया, उसकी मूंगफली पूरी बिक गई, रुपया एक वहीं का वहीं। बहुत कुछ करेंगे, इस सेमिनार से SCRT सेमिनार कराएंगे, 2.5 के लोग आपके पीछे लगेंगे, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन केवल बातें करेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। तो करना जरूरी है। इसलिए कोई भी कार्य सिद्ध तब होता है जब संकल्पबद्ध होकर हम उसको करते हैं। और आप लोग करिए, आपके करने के पीछे हम सब खड़े हैं, आपके शिक्षक खड़े हैं। मैं बस एक प्रश्न और पूछ करके अपनी बात पूरी करता हूँ, पर्याप्त समय हो गया। मैं केवल विद्यार्थियों से पूछता हूँ, यहाँ कोई चित्र वगैरह नहीं है, आपने विश्वकर्मा को देखा है? भगवान विश्वकर्मा देखा है? कैसे हैं? कोई विद्यार्थी बताए खड़े होके? किसी ने देखा है तो हाथ खड़े करो। प्रत्यक्ष देखा हो, सामने आके दर्शन दिए हो, ऐसा कोई नहीं ना? नहीं है? ठीक है, आज मैं आपको विश्वकर्मा के दर्शन कराता हूँ। मैं केवल एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी टीचर यहाँ बैठे हैं वो पीछे मुँह करके खड़े हो प्लीज, केवल एक रिक्वेस्ट। ये आपके भगवान विश्वकर्मा हैं। उस विश्वकर्मा की पूजा कर पाओ ना कर पाओ, ये दिन रात आपके लिए लगे हैं, आपके जीवन को बनाने के लिए लगे हैं। प्रकृति की रचना कर पाए न कर पाए, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी की रचना हो जाए, यही शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। डिपेंड करता है विद्यार्थी पर, वो कितना इनसे ज्ञान लेना चाहता है। ये तो सागर है, आप 1 लोटा भरोगे तो 1 लोटा ले जाओगे, आप बाल्टी भरोगे तो बाल्टी ले जाओगे। अपना जीवन आपको बनाना है, ये जीवन आपका है। भाव अभाव से कुछ नहीं होता। सचिन तेंदुलकर ने नितांत अभाव में क्रिकेट की प्रैक्टिस की और वो क्रिकेट का भगवान बना। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया भर की सारी सुविधाएं अपने बेटे को प्रदान की। अर्जुन को अर्जुन सचिन जैसा क्रिकेटर नहीं बना। सुविधाओं से कुछ नहीं होता, आपके मन के संकल्प से सब कुछ होता है। आप अपने मन के संकल्प को अच्छा करेंगे। और इनोवेशन और रिसर्च एक जरूरी नहीं रिसर्चर ही करे, हर विद्यार्थी कर सकता है। इस इनोवेशन और रिसर्च को करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी शिक्षा प्रक्रिया को आगे करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा करते हुए आप सबको मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और थोड़ा सा ज़्यादा समय भी सुनने के लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैंने समय ज़्यादा लिया, लेकिन मुझे आमंत्रित करने के लिए इतना सारा सम्मान जिसके शायद योग्य अभी मैं हूँ कि नहीं है, मैं विचार करूँगा, लेकिन जो भी मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
Research is to see what everyone else has seen, but to think what nobody else has thought. As Sir tell us about many things, thank you so much, Sir, Dr. Vimal Kumar, for your enlightening and inspiring keynote address. Your value and insight, you have truly encouraged this session, and we are grateful for your precious presence. Gratitude is not only the greatest of virtue, but the parent of others. I now call Dr. Manoj Kumar Singh, Senior Lecturer Diet, Bareilly, to extend heartfelt gratitude to all the dignitaries, participation, and organizers who have made this event possible. आज के इस कार्यक्रम शिक्षा में शोध और नवाचार के मध्य हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथिगण, गुरुजन, मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे डाइट के सम्मानित प्रवक्तागण, निजी डीएलएड कॉलेज से आए हुए सभी सम्मानित प्रवक्तागण, बरेली कॉलेज बरेली से आए हुए सभी सम्मानित विद्यार्थी और हमारे डाइट के सभी डीएलएड ट्रेनी, मैं इस सेमिनार में आप सबका डाइट परिसर की ओर से, डाइट परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसमें हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा। आप लोग उनका एक बार तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमने अभी सभी सम्मानित अतिथिगणों को सुना। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, बरेली कॉलेज बरेली, डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये हमारे बीच हैं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। जोरदार तालियां बजाइए एक बार और, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा सेमिनार हमारे डाइट परिसर में शायद पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े संख्या में विद्वान लोग हमारे संस्थान में उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। योगेश कुमार शर्मा जी, डिपार्टमेंट ऑफ बिलिंग, गेस्ट ऑफ ऑनर, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सर को हमने सुना, बहुत प्रेरणा मिली हम सबको। डॉक्टर जसपाल सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, आपके प्रयासों से ही इस कार्यक्रम को इतने शानदार तरीके से आयोजन कराया जा रहा है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। प्रोफेसर सुषमा बोडियाल मैम, गेस्ट ऑफ ऑनर, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मैम के आशीर्वचन वचन हम सबको सुनने को मिले। मैम के प्रेरणादायी उद्बोधन ने हम सबको प्रेरित किया। दीप्ति वासनी मैम, हम सभी परिचित है, हमारी मुखिया हमारे संस्थान की, जिनके निर्देशन में लगातार डाइट उन्नति कर रहा है। डॉक्टर विमल कुमार सर को भी हमने सुना, मुझसे पहले सर बोल रहे थे, जितने शानदार तरीके से उन्होंने नवाचार के बारे में, शोध के बारे में बताया। और मिस्टर दिनेश कुमार सिंह, इस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, इनके प्रयासों से ही ये कार्यक्रम वर्तमान में जो आप देख रहे हैं सब इनकी जिम्मेदारी और इनके प्रयासों का नतीजा है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस संस्थान से हमारे मुख्य अतिथि महोदय आए हुए हैं सभी लोग, मैं उसी संस्थान बरेली कॉलेज बरेली का सौभाग्य से स्टूडेंट रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में मैंने वहाँ से एमएससी की थी और मेरा बैच 30 लोगों को था और 30 में से शायद सभी ने फिजिक्स में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा था और सभी अच्छी जगह पर पोस्टिंग है इस समय सबकी। मैं उसी संस्थान का एक स्टूडेंट हूँ और आप जैसे गुरुजनों की प्रेरणा से, आशीर्वाद से मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और अगर मैं सेवाओं की बात करूँ, सरकारी नौकरी की बात करूँ, तो ये मेरी 9वीं जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में मेरी ये 9वीं जॉब है। मैं 8 नौकरियाँ छोड़ चुका हूँ। तो ये आप जैसे गुरुजनों का ही आशीर्वाद है कि मैं कैसे अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखकर लगातार निरंतरता बनाए रखते हैं।
आज के समय में हम लोग एक सर्विस के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के टीचर्स, सम्मानित उन फैकल्टी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, और मेरे बैच के सभी साथी मेरे अच्छी जगह पर पोस्टिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में HOD है शिशिर शुक्ला जी शाहजहाँपुर, वो मेरे ही बैचमेट हैं। तो ये गुरु की महिमा है जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम सब शुरुआत विद्यार्थी जीवन से ही करते हैं, और विद्यार्थी जीवन हमें सिखाता है, हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। यहाँ पर चूंकि हमारा टॉपिक है ये नवाचार और शोध, तो नवाचार क्या होता है? नवाचार सर ने बता ही दिया है कि नवाचार हमें बताता है क्या करना है, और अनुसंधान बताता है कैसे और क्यों करना है। दुनिया में इसमें ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है जैसा कि सर ने बताया, लेकिन उस विस्फोट में सही क्या है उसको ग्रहण करना ये गुरु ही बता सकता है। तो मैं उन सभी गुरुओं को जो जिन्होंने उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सबका मैं नमन करता हूँ। इस समय 21वीं सदी चल रही है, और इस समय बड़ा उथल पुथल है पूरी दुनिया में ज्ञान को लेकर, हथियारों की संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ गिरावटें हो रही हैं। जैसे बताया जाता सर के द्वारा, नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है लगातार। हम ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, लेकिन नैतिक ज्ञान हमारा खोता जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि बच्चे गेम खेलते खेलते न्यूज में पढ़ते हैं कि किसी ने अपने माँ का मर्डर कर दिया, उससे मोबाइल छीन लिया। इतने एग्रेसिव बच्चे होते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर गेम खेलते खेलते। ये सब बता रहा है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग की बजाय दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें नवाचार बताएगा, अनुसंधान बताएगा कि हम इस सोशल मीडिया का जो युग चल रहा है, इसमें सही चीज़ों को कैसे पकड़ें और उनका कैसे सामान्य जनजीवन के लिए उपयोग में लाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा भी लगातार बेहतर प्रयास करने का काम किया जा रहा है। अगर हम एक डेटा की बात करें तो 2 दशक में बजट को भी दुगना कर दिया गया है। मतलब अगर हम 11-12 का बजट देखें रिसर्च R&D के लिए, तो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास होता था, लेकिन आज 1,26,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है। ये सरकार के द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम अनुसंधान अपने नवाचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने सबने सुना होगा अटल इनोवेशन मिशन। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के लिए अटल नवाचार मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जा रही है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम में से बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि नवाचार के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास, कौन कौन से प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। नवाचार और शोध केवल वर्तमान ही नहीं, हमारे भविष्य के लिए एक आधार तैयार करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, ताकि हम भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी के प्रयासों से ये सेमिनार सफल हो, और जो हमारा उद्देश्य है उसको हम प्राप्त करें। इन शुभकामनाओं के लिए, और आप यहाँ पर पधारे, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं पुनः आप सबका डाइट की ओर से संविधान को मैं संविधान असल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ संविधान का भी बताना था कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, आप लोगों को पता है क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है जो बताता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वो आर्टिकल है 51A(H). आपने पढ़ा है मौलिक कर्तव्य, सबने पढ़े होंगे। संविधान भी हमारा कहता है, हमारे वैदिक पुराण हैं वो भी कहते हैं कि हमें अपनी वैज्ञानिक सोच को बनाए रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी युग में हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए डाइट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात को यही विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।
शब्द कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन एक स्मृति चिन्ह उन पलों को हमेशा के लिए यादगार बना देता है और हमेशा हम उसको याद रखते हैं। तो मैं आज इसी क्षण में, इसी क्रम में मिसेस दीप्ति वार्ष्णेय, प्रिंसिपल डाइट फरीदपुर से आग्रह करती हूँ कि वो प्रोफेसर सुषमा कौंडियाल मैम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के इस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बरेली कॉलेज बरेली, यहाँ पर पधार चुके हैं। सर हमेशा से रिसर्च और इनोवेशन से जुड़े हुए हैं और सर की रिसर्च हमेशा ही न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती रहती है। सर हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं जूलॉजी के फील्ड में। मैं सर से आग्रह करती हूँ कि सर मंच पर आएँ और डॉक्टर आर.के. सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। एक बार फिर से तालियां हो जाए बच्चों। सर को एक प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर जसपाल सिंह जी से कि वो मंच पर आएं और डॉक्टर विमल कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। बाकी अतिथि हमारे साथ होते हैं तो उनका जो है बात में क्या बोलें। इसी क्रम में सभी अतिथियों का स्वागत आगे होगा, लेकिन अभी हमारी सुषमा मैडम को और डॉक्टर आर.के. सिंह एवं डॉक्टर विमल कुमार जी को थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए हम लोग ने उनका स्वागत अभी से कर दिया है, सॉरी स्मृति चिन्ह उनको भेंट कर दिया है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं टी ब्रेक के लिए। थोड़ी देर के लिए 15 मिनट्स के लिए टी ब्रेक होगा। आप लोग थोड़ा एनर्जाइज हो जाइए। सब लोग सुबह से बैठे बैठे थक गए होंगे। उसके बाद हम फिर से आएंगे और चीफ गेस्ट भी इस क्षण में हमारे साथ उपस्थित होंगे। आप सभी को यहाँ फिर से आना है क्योंकि चीफ गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। बस 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर आएंगे। थोड़ी देर रुक जाइए, 5 मिनट, कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंस है।